बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नेज़ल पॉलिप्स या नाक की गदूदें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाक की गदूदें या नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं, ये किन वजूहात की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, इनके अलामात या सिम्टम्स क्या हैं, और होम्योपैथी में वो कौन सी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए हम इस कंडीशन को बगैर ऑपरेशन के और बगैर सर्जरी के परमानेंटली हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं और किन वजूहात की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। हमारे नाक की जो अंदर की झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम बलगमी झिल्ली भी कहते हैं, ये हर वक्त कुछ ना कुछ म्यूकस प्रोड्यूस करती रहती है, जिसकी वजह से हमारी नाक के अंदर की सतह वेट रहती है और बहुत से इन्फेक्शन से हमें महफूज रखती है। लेकिन बाज़ पेशेंट्स में, बाज़ लोगों में कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, कुछ ऐसी क्रॉनिक कंडीशन होती हैं, जैसे अस्थमा या दमे की कैफियत होना, साइनोसाइटिस का बार बार होना, एलर्जीज़ का बार बार होना, जिसकी वजह से हमारे नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये बार बार इन्फेक्शन का शिकार होती रहती है। जब ये इन्फेक्शन काफ़ी हफ्ते रहे, काफ़ी महीने रहे या काफ़ी सालों तक रहे, तो हमारी नाक की जो झिल्ली है ये ओवर ग्रोथ करके छोटी छोटी गदूदें बना देती है या पॉलिप्स बना देती है। इन गदूदों या पॉलिप्स को हम नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। हम नेज़ल पॉलिप्स की जो काजेज़ या वजूहात हैं, इनको दोबारा से एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। इसकी जो एग्जैक्ट काज या एग्जैक्ट वजह है वो तो अभी तक अननोन है, क्योंकि बाद लोगों में ये बगैर वजह के भी नेज़ल पॉलिप्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर ये कंडीशंस आमतौर पर होती हैं, उनके अंदर नेज़ल पॉलिप्स बनने का रुझान ज़्यादा होता है। सबसे पहले अस्थमा यानी कि दमे का होना जो कि मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर ले, साइनोसाइटिस का होना, साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन जो 12 वीक से बढ़ जाए और क्रोनिक शक्ल इख्तियार कर ले। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलर्जीज़ होती हैं, जैसे कि पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी वगैरह, अगर ये मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लें तब भी ये नेज़ल पॉलिप्स होने के चांसेस होते हैं। जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर भी इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों में बार बार दांतों का इन्फेक्शन बार बार होता है, उसकी वजह से भी बाज़ का नेज़ल पॉलिप्स होने का इम्कान होता है। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री में नेज़ल पॉलिप्स का रुझान होता है, जिनके माँ बाप के अंदर ये चीज़ कंडीशन पहले से मौजूद होती है, तो चांसेस होते हैं कि उनकी औलादों के अंदर भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाए। नेज़ल पॉलिप्स की अलामात और सिम्टम्स क्या होती हैं। सबसे पहले आप नाक की जो अंदरूनी सतह है उसको किसी टॉर्च के ज़रिए अगर एग्जामिन करें, उसका मुआयना करें, तो वहाँ पर छोटी छोटी ग्रोथ आपको गदूदें नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा ऐसे मरीज़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है नाक के ज़रिए, उनकी नाक अमूमन बंद रहती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। ख़ास तौर पर रात को सोते वक्त मुँह के ज़रिए मरीज़ सांस लेता है, मरीज़ को खर्राटों की शिकायत होती है। इसके अलावा मरीज़ की सूंघने की सलाहियत मुतासर हो सकती है, नाक से बार बार पानी गिरना, नज़ला बार बार होना, बाद लोगों में बार बार छींकों की शिकायत होती है, चेहरे पे दर्द होना, दांतों में दर्द होना, आँखों के गिर्द ख़ारिश का होना, इचिंग का होना। ये चंद अलामात होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ पेशेंट्स में देखी गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि नेज़ल पॉलिप्स के पेशेंट्स को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को एडवाइस करनी चाहिए कि वो ठंडी चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, ऑयली चीज़ों से, दही वगैरह से परहेज़ करें। और इसके अलावा जो उनको कंडीशन है, जैसे कि अस्थमा है, साइनोसाइटिस है या एलर्जीज़ हैं, उनके साथ अगर नेज़ल पॉलिप्स हैं, तो जब तक इन कंडीशंस को ट्रीट नहीं किया जाएगा तब तक उस पेशेंट के नेज़ल पॉलिप्स भी ठीक नहीं होंगे। इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपने इस मरीज़ का मुकम्मल मुआयना करना है कि किस वजह से नेज़ल पॉलिप्स मरीज़ को हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में वो कौन सी टॉप ग्रेड रेमेडीज़ हैं जिनके ज़रिए हम नेज़ल पॉलिप्स का या नाक की गदूदों का अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कार्सिनोसन 1M। कार्सिनोसन 1M उस टाइम हम मरीज़ को देंगे जब आपके मरीज़ की फैमिली हिस्ट्री में नेज़ल पॉलिप्स होने के आपको केसेस मिलते हैं, उनके माँ बाप के अंदर या फैमिली के अंदर ये केसेस मौजूद हों, या उस पेशेंट की ज़ाती हिस्ट्री में या उसकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर का अगर मर्ज़ पाया जाता हो, तो आप ऐसे मरीज़ का इलाज शुरू करने से पहले दिन डे 1 को कार्सिनोसन 1M की एक डोज देंगे। इसके बाद नेज़ल पॉलिप्स की कंडीशन के लिए जो दो अहम एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन हैं वो है ट्यूबरक्लोनियम और मेडोनाइनम। आप डे 2 को दूसरे दिन ट्यूबरक्लोनियम 1M की एक डोज मरीज़ को दे दें और डे 3 यानी कि तीसरे दिन मरीज़ को मेडोनाइनम 1M की एक डोज दे देंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी जो पॉलिप्स बनने का जो बार बार का रुझान है वो भी दम तोड़ जाएगा और मरीज़ की जो शफायाबी का अमल है वो तेज़ी से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और अहम रेमेडी है, जो चौथी रेमेडी है, इसको हम कहेंगे थूजा 200। थूजा 200 हर किस्म के वार्ड्स, हर किस्म के मस्से, हर किस्म के पॉलिप्स के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है उनको ख़त्म करने में। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा हफ़्ते में एक दफ़ा थूजा 200 की एक डोज मरीज़ को ज़रूर दें। इसके बाद जो सबसे अहम मेडिसिन है वो है मरीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन या मिजाजी दवा।
मरीज़ की मजाजी दवा या कंस्टिट्यूशन रेमेडी एक ऐसी दवा होती है जो कि मरीज़ की तमाम अलामात के मजमूए की बुनियाद पर सेलेक्ट की जाती है, जिसमें मरीज़ की जो जहन की अलामात है, उसके गुस्सा, पसंद नापसंद, जज्बात, उसकी जो परेशानियाँ हैं, या उसको किसी किस्म का एंगर है, या कोई सदमा है, या दुख है, या कोई पास्ट की हिस्ट्री है। इसके अलावा उसके जिस्म की तमाम सर से लेकर पाँव तक जितनी अलामात हैं, एक माहिर डॉक्टर इन सब अलामात को इकट्ठा करता है और इन सब को इकट्ठा करने के बाद, एनालाइज करने के बाद एक ऐसी रेमेडी निकालता है जो कि मरीज़ की तमाम अलामात का अहाता करती है। ये वो ऐसी रेमेडी होती है जब वो मरीज़ को इन 4 रेमेडीज़ के बाद जो मैंने पहले बताई हैं, उसके बाद जब आप देते हैं तो मरीज़ के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये काम एक माहिर डॉक्टर ही कर सकता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप किसी न किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से रब्ता करके अपना इलाज शुरू करें। अब हम देख लेते हैं कि होम्योपैथी में वो कौन सी कॉमन रेमेडीज़ हैं जो कि नेज़ल पॉलिप्स के इलाज के लिए अमूमन यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली रेमेडी है, उसका नाम है लेमना माइनर। लेमना माइनर 30 अमूमन नेज़ल पॉलिप्स के तमाम केसेस में बहुत ज़्यादा कारामद साबित होती है, और इसके मुसलसल इस्तेमाल से नेज़ल पॉलिप्स आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होकर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो अलामात, जो कॉमन अलामात होती है जिनकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं, इसमें सबसे पहली अलामत है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल, यानी कि मरीज़ को के नाक से बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल आती है। मरीज़ को नाक के ज़रिए सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। मरीज़ के नथने या नाक अमूमन बंद रहता है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप, यानी कि नाक से गले के अंदर रेशा गिरना भी इसकी एक अहम अलामत है। नाक में बहुत ज़्यादा रेशा होता है और मरीज़ सोते हुए खराटे लेता है, जिसको हम स्नोरिंग भी कहते हैं। तो ये अलामात मरीज़ के अंदर पाई जाएँ तो आपने लेमना माइनर 30 की 3 डोजेज़ सुबह दोपहर शाम मरीज़ को मुसलसल देते रहना है। दूसरी कॉमन रेमेडी का नाम है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम 30 पावर में आप ऐसे मरीज़ों को देते हैं जिनके अंदर जो नेज़ल पॉलिप्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट जेली लाइक होते हैं, और इसकी जो सबसे अहम अलामत है वो ये है कि मरीज़ जिस करवट लेटता है उसी साइड के उसका जो नाक है वो बंद हो जाता है। तीसरी अहम रेमेडी का नाम है कालीबैक्रोम। कालीबैक्रोम 30 पावर में आप ऐसे मरीज़ों को देंगे जिनके अंदर नेज़ल पॉलिप्स के साथ साथ क्रोनिक साइनोसाइटिस का इशू भी हो, यानी क्रोनिक साइनोसाइटिस प्लस नेज़ल पॉलिप्स अगर हों और मरीज़ के नाक से गाढ़ा और चिपकने वाला मवाद निकले, तो ऐसी सूरत में आपने कालीबैक्रोम 30 की 1-2 सुबह 1 दोपहर 1 शाम मरीज़ को मुसलसल देनी है। इससे ना सिर्फ ये कि मरीज़ की साइनोसाइटिस के इशूज़ ठीक हो जाएंगे, बल्कि साथ साथ नेज़ल पॉलिप्स भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अहम रेमेडी का नाम है सैंगुनेरिया 30। सैंगुनेरिया 30 अमूमन जो राइट साइड के जो पॉलिप्स होते हैं, नाक के दाईं तरफ जो पॉलिप्स होते हैं, उनके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, बहुत ज़्यादा करामत होती है। नाक से बदबूदार और पीले रंग का खराज होता है जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। मरीज़ को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और मरीज़ का नाक अमूमन बंद रहता है। अगर ये अलामात हों तो आपने सैंगुनेरिया 30 की 1-2 सुबह 1 दोपहर 1 शाम मरीज़ को मुसलसल देनी है। अगली अहम रेमेडी का नाम है एग्राफिक न्यूटन्स। एग्राफिक न्यूटन्स 200 की पावर में आपने मरीज़ को रात को सोने से पहले उस वक्त देनी है जब मरीज़ का नाक बहुत ज़्यादा बंद होता है और मरीज़ नाक के ज़रिए रात को सांस नहीं ले पाता, बल्कि मुंह के ज़रिए सांस लेता है। ऐसी कंडीशन में जब आप ये मेडिसिन उसको रात को सोने से पहले देंगे तो उसके जो नाक से सांस लेने की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगली अहम रेमेडी का नाम है फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 ऐसे मरीज़ों को देते हैं जिनकी नाक की गदूदें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और उनके अंदर खून निकलने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके नेज़ल पॉलिप्स को हल्का सा दबाने से या इरिटेट करने से वहाँ से खून का खराज हो जाए, जो खून ताज़ा खून हो, रेड कलर का खून हो, ब्राइट खून हो, तो ऐसी सूरत में आपने फास्फोरस को इस्तेमाल करना है। ऐसे मरीज़ अमूमन बहुत ज़्यादा ठंडे या बर्फीले पानी पीने का रुझान या ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है और मरीज़ को छींकें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर ये कंडीशन हो तो आपने मरीज़ को फास्फोरस 30 की 1-2 सुबह 1 दोपहर 1 शाम मुसलसल देना है जब तक कि नेज़ल पॉलिप्स ठीक ना हो जाए। एक और अहम रेमेडी का नाम है कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब 30 अमूमन ऐसे मरीज़ों को या बच्चों को दी जाती है जिनका जिस्म अमूमन मोटा या पिलपिला होता है। उनकी जो नेज़ल पॉलिप्स या नाक की गदूदें होती हैं वो नरम होती हैं, जिनमें से हल्का सा दबाने से वहाँ से खून भी निकल सकता है। मरीज़ के पाँव बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं। मरीज़ को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ख़ास तौर पे सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हाथों पे पसीना आता है, पाँव पे पसीना आता है। मरीज़ ठंड से बहुत ज़्यादा हसास होता है और ज़रा सी हल्की ठंडी हवा लगने से मरीज़ को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अगर ये अलामात मरीज़ के अंदर पाई जाती हैं तो आपने कैलकेरिया कार्ब 30 की 1-2 सुबह 1 दोपहर 1 शाम मरीज़ को मुसलसल देना है जब तक उसके नेज़ल पॉलिप्स ठीक ना हो जाएं। आखिर में मैं आपको एक ऐसा मिक्सचर तैयार करने के बारे में बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से जिन लोगों में रात को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको पेश आती है, तो आप इस मिक्सचर को बना के आप मरीज़ को इस्तेमाल कराएंगे। इसका तरीकाकार ये है कि हाइड्रेस्टिस मदर टिंक्चर,
1 मिलीलीटर और ग्लिसरीन 6 मिलीलीटर आपने लेकर आपस में हल्के से उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और एक रुई के छोटे से उसके ऊपर आपने इसको डबो कर रुई को आपने नाक के अंदर उसको दोनों साइडों पर या जिस साइड पे आपको इशू है आपने उसको रख देना है नाक के अंदर। 15 मिनट तक आपने रुई को नाक के अंदर रखना है। उसके बाद आपने रुई को निकाल लेना है। इस मिक्सचर के इस्तेमाल से आपके नाक के अंदर जो एक स्वेलिंग की कंडीशन होती है जिसकी वजह से सांस लेने में नाक से दिक्कत पेश आती है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी और मरीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये थी चंद अहम होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि अमूमन नेज़ल पॉलिप्स के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।